मैग्नेटिज्म जो हम स्टार्ट किए हुए थे उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, करंट कैरिंग लूप behaves as a magnetic dipole। अब जैसे ध्यान से देखना है इसको, जैसे मान लो ये करंट फ्लो हो रही है किसी भी लूप से, सर्कुलर लूप है, रेडियस r है इसका, करंट I फ्लो हो रही है। यदि किसी कॉइल के अपर पार्ट को देखो, यदि अपर पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो नीचे वाले पार्ट्स में क्लॉकवाइज में होता है। जैसे यदि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यदि नीचे वाले पार्ट्स को हम देखेंगे तो उसमें करंट किधर फ्लो होती हुई दिखेगी हमें, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जैसे ऊपर में यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब करंट का फ्लो होता है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब क्लॉकवाइज में होता है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। इस तरह से करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होता है। लेट दिस इज m, ये डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल, दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये होता है m इक्वल टू के आई ए। के की वैल्यू 1 होती है तो m इक्वल टू करेंट इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। इफ देयर आर n टर्न्स, यदि मान लो इफ देयर आर n टर्न्स देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू एन आई ए। यदि किसी कॉइल से करंट I फ्लो हो रही है जिसका एरिया A है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और n है नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू एन आई ए। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब कहोगे कैसे, तो जैसे देखो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड ये रखो एंटी क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन में, और ये अंगूठा देगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो वैसे भी हम जानते हैं साउथ से नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, लोअर से अपर पार्ट की तरफ, यानी ऊपर की तरफ पर। यदि ये कॉइल है इस तरह से, ये कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल एंटी क्लॉकवाइज में अपर पार्ट में, तो लोअर पार्ट में क्लॉकवाइज होगा, तो लोअर पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और अपर पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। या फिर ये कहें यदि किसी कॉइल को आप ऊपर से देख रहे हो, करंट एंटी क्लॉकवाइज में है, तो उस पे राइट हैंड रखो, कर्ल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डालो, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमने पहले भी सीखा था, वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा, m0 l2 t0 a1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सीखना है वो है बोर्स मैग्नेटोन। क्या सीखना है हमें, बोर्स मैग्नेटोन। ये समझ में आया, मिटा दो। सेकेंड है बोर्स मैग्नेटोन। बोर्स मैग्नेटोन या डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
अब देखो कंसीडर कर लो हाइड्रोजन एटम, मान लो दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम मान लिया जिसका रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रही है अपने ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में, चूंकि हाइड्रोजन में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के, तो सेंटर मान लो इसको, r रेडियस मान लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन एटम में पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है, ये भी बात हम जानते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, तो हमने अभी पढ़ा था जब भी करंट का फ्लो होता है तो क्या होता है, डायपोल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, द करंट विल बी चार्ज अपॉन टाइम। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। तो यहाँ पे करंट इक्वल टू क्या हो गया, ई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, तो दिस विल बी ई ओमेगा बाय 2 पाई। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, स्टेप को ध्यान से देखते जाओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, करंट इनटू एरिया। तो देखो r रेडियस है तो एरिया कितना होगा इस ऑर्बिट का, पाई r स्क्वायर सर्कुलर पाथ का। करंट का वैल्यू अभी हमने सीखा था ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, हाफ ई ओमेगा r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाफ ई ओमेगा r स्क्वायर, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है इलेक्ट्रॉन उसका रेडियस, कैपिटल M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो बोर्स साहब ने कहा था 1913 में इलेक्ट्रॉन उस परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, MVR एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू n टाइम्स h बाई 2 पाई। MVR क्या है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इन्होंने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, किसने कहा था, बोर्स ने। उस परमिसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेल में n का वैल्यू 1 लेंगे, सेकेंड सेल के लिए 2 लेंगे, थर्ड सेल के लिए 3 लेंगे, सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा r, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है रेडियस। तो यहाँ पे डाल दो m, v के बदले ओमेगा r इंटू r इक्वल टू NH बाई 2 पाई, और m ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू NH बाई 2 पाई, और ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू NH बाय 2 पाई m, here m is the mass of electron। अब ओमेगा r का वैल्यू, ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू आप डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड में, फर्स्ट में, लेट दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, MVR NH बाय 2 पाई, v को लिखा ओमेगा r, चूंकि v इक्वल टू ओमेगा r होता ही है, तो m ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू NH बाय 2 पाई m।
use equation second in first, या putting the value of omega r square in equation number first, we get magnetic dipole moment with as magnetic dipole moment क्या था, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर. इसके बदले सेकेंड इक्वेशन से डाल दो, तो हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू है एन एच बाय 2 पाई एम, और दिस इज एन टाइम्स ई एच बाय 4 पाई एम. ई एच बाय 4 पाई एम इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटोन. अब दिस इज ई एच बाय 4 पाई एम इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटोन. एन टाइम्स म्यू बी, वेयर म्यू बी इक्वल टू ई एच बाय 4 पाई एम. वैल्यू डालो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19. एच है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4. पाई हुआ 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. ये हो जाएगा 9.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर. दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर्स मैग्नेटोन. दिस इज बोर्स मैग्नेटोन. इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू n टाइम्स बोर मैग्नेटोन. अब बोर मैग्नेटोन की वैल्यू कितनी है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मैं कहूं कि यदि n इक्वल टू 1, हाउ कैन वी डिफाइन द बोर मैग्नेटोन. तो बोर मैग्नेटोन को हम डिफाइन कर सकते हैं, if n equal to 1, then magnetic dipole moment of revolving electron is 1 into mu b over Bohr's magneton equal to magnetic dipole moment of electron in the first orbit of hydrogen atom. तो बोर्स मैग्नेटोन को हमने क्या देखा, तो म्यू बी इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट जो ऑर्बिट है के शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता उस समय जो डायपोल मोमेंट होती है, दैट इज बोर्स मैग्नेटोन. तो हेंस बोर्स मैग्नेटोन, चूंकि हमने क्या देखा था, m इक्वल टू n टाइम्स म्यू बी, n इज नंबर ऑफ सेल्स. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे कम कब होगा, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे. जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे मिनिमम होगा, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है. इट इज डिफाइंड, बोर्स मैग्नेटोन इज डिफाइंड एज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट associated with an atom due to orbital motion of an electron in the first stationary orbit of the atom. तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जब अपने ऑर्बिट पे मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, इसी को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, उस समय जो डायपोल मोमेंट होता है, दिस इज बोर्स मैग्नेटोन. ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना. जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक रेडियस में, आर कितना है, तो आर की वैल्यू है 0.5 एंगस्ट्रॉम. दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 11 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है. कैलकुलेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट if the frequency of revolution, frequency nu is given है 10 to the power 10 megahertz. 1 मेगा होता है 10 to the power 6, तो this will be 10 to the power 10 multiplied by 10 to the power 6 hertz. Hertz is the SI unit, तो 10 to the power 16 hertz. This is the frequency. This is the frequency of revolving electron. अब देखो, according to question, magnetic dipole moment of revolving electron equal to current into area. करंट क्या होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, E बाई टी इंटू एरिया. तो E बाई टी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम क्या हो गया, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. इसको हम लिख सकते हैं E इंटू न्यू. एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. तब E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19. फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय पाई हो गया 3.14.
radius is 5 into 10 to the minus 11 whole square. This will be 1.6 into 3.14 into 25 into 10 to the minus 19 plus 16 minus 22. तो डेसिमल हटा के यहाँ 10 कर दो, 8 2 2 2 5 जा 5 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 10 टू द पावर, ये हो गया तुम्हारा 19 22 41 16 25 25 माइनस 25 1.256 into 10 to the power minus 1 2 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लो, यही होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रम। इसका मतलब हुआ जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रही है, रेडियस इज गिवन, आर की वैल्यू है 0.51 एंगस्ट्रम, इट मीन्स 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 51 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 पावर माइनस 12 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। फिर क्या कहता है, विद वेलोसिटी ऑफ इतना, किस वेलोसिटी से ये मोशन कर रही है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट, फर्स्ट केस में पूछ रहा है आपको करंट की वैल्यू, तो देखो करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट ई बाय टाइम पीरियड, ई बाय टाइम क्या होता है 2 पाई आर बाय वी। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सरकमफेरेंस के बराबर, किस वेलोसिटी से, वी से। तो देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर बाय वी, दिस इज टाइम पीरियड, इसका वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये हो गया ई वी बाय 2 पाई आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट करंट। वैल्यू डालो 1.6 into 10 to the minus 19, this is the charge of electron, velocity is given 2 multiplied by 10 to the power 6 divided by 2, पाई के वैल्यू लिखो 22/7। जब भी नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करना हो और 3.14 से ऊपर ना कटे तो 22/7 पाई के वैल्यू लो, और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी 51 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the minus 12। इसको करने के बाद करंट की वैल्यू कैलकुलेशन करो एक बार, ऐसे कैलकुलेशन कर लो। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 था, जैसे ई का वैल्यू क्या था 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, वी का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई पाई के 2 इंटू पाई 22/7, आर है 51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा 0.99 इंटू 10 टू माइनस 3 एम्पियर। नहीं, अब देखो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो किया यही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली देख लो। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में क्या होगा, देखो सर्कुलर क्वाइल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड सीखा था, सर्कुलर क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड होता है सेकेंड पोर्शन म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एंड आई बाय आर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात ही नहीं है, तो 2 पाई आई बाय आर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, या फिर यहाँ पे कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई बाय आर, आई क्या हो गया ई बाय 2 पाई आर इंटू वी, दिस इज करंट। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई बाय आर, करंट हो गया ई बाय 2 पाई आर बाय वी, वैल्यू डालो 2 पाई कैंसिल, तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई ई वी बाय आर स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाय आर कितना था
0.51 यानी 51 इंटू 51 इंटू 10 टू द पावर -12 टू जा -24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 51 10 टू द पावर -7 -19 +6 +24, ये हो गया 30 और ये हो गया 26, तो ये कितना हो जाएगा 26 30, तो ये आ जाएगा 10 पे पावर -4, तो 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 51 10 टू द पावर, एक और बढ़ा दो 27 30 19 7 26 27 33, यहाँ पे 1.6 यदि लो तो 26 4 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 51 यानी 32,000 51 इंटू 51 इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, तो 12.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। देखो ना हमने क्या किया, मेरा तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। या तो फर्स्ट स्टेप से करंट के वैल्यू डाल दो इसमें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या यदि फर्स्ट स्टेप आपसे नहीं पूछा जाए करंट की वैल्यू तो हम करंट के लिए क्या लिखेंगे E/2πr इंटू वी, 2π कैंसिल हो जाएगा, μ0/4π की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ होती है, फिर बचा EV/r², वैल्यू डाल दो अप्रोक्सीमेटली इतना 12.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट मींस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आता है याद करो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है हमारा m = करंट इंटू एरिया। तो करंट क्या है E/2πr इंटू वी, एरिया होता है πr², पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो हाफ EVr, तो हाफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻⁶, ये है 51 इंटू 10 टू द पावर -12। तो देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1.6 और 51 को करो कैलकुलेट, 51 और 1.6 81.6, तो ये हो गया 81.6 इंटू 10 टू द पावर 19 और 12 31 -31 और 8.16 इंटू 10 टू द पावर -30 अप्रोक्सीमेटली यही होना चाहिए एम्पियर मीटर। अच्छा इसमें जो एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होगा, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यूनिट क्या होता है टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर तो हम जब डायपोल मोमेंट निकालेंगे तब होगा, सेकेंड पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यूनिट में टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, तो ये कटा था, तो ये हमने ये और ये तो किया ही नहीं, तो 51 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 6 80 का 81 दिस इंटू 10 टू द पावर -19 + 6 -12, तो -19 और -12 कितना आया था 31 और +6 -25 आ जाएगा, तो 81.6 इंटू 10 टू द पावर -25, या फिर करें तो 8.16 -24, ये आंसर आना चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में 6 हमने छोड़ दिया, तो उसको छोड़ना नहीं है, लेना है, ठीक है। क्या वैल्यू सिर्फ पुट करके कैलकुलेट करना है। इन केस 2, अब जो क्वेश्चन कहता है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.44 टेस्ला। इसका मतलब क्या कहता है, इनिशियली जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.44 टेस्ला, ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री।
अब इसको फर्स्ट केस में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, जो आप बताओ वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो फर्स्ट केस में कहता है जो थीटा 1 कितना है हमारा 60 डिग्री, और कितना से इसको चेंज किया तो नॉर्मल यानी 90 डिग्री, तो वर्क डन इक्वल टू एम बी कॉस 60 माइनस कॉस 90। अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 6, मैग्नेटिक फील्ड 0.44, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.44 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कटा 0.22, 1.32 जूल, यही होना चाहिए 1.32 जूल। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकेंड केस में देखो हम क्या लेंगे, थीटा 1 तो हमारा 60 डिग्री है, अपोजिट मतलब क्या हो गया, केस सेकेंड थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 अपोजिट टू द फील्ड मीन्स 180 डिग्री चेंज हो गया, यहाँ पे डाल दो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है -1 माइनस माइनस +1, तो दिस विल बी 6 इंटू 0.44 इंटू 3/2, 2 3 जा 36, 3.96 जूल। अब बी पार्ट क्या कहता है, टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन, मतलब जब थीटा हो 180 डिग्री अपोजिट टू द फील्ड तब टॉर्क बताओ। तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू सेकेंड टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, यानी टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है 180 डिग्री, एम बी साइन 180 डिग्री, वैल्यू डालने की जरूरत क्या है, साइन 180 जीरो होता है, तो 0 न्यूटन मीटर।